सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम फिर एक बार नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और ये हैं भारत का संविधान। और हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत अभी तक मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था, नागरिकता के नियमों के बारे में पढ़ा था और मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा। जो हमारा संविधान का शेड्यूल है उसके तहत अनुच्छेद 35 तक हमने पढ़ लिया है और अगले क्रम में हम पढ़ेंगे भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। संविधान में राज्य सरकार कौन कौन से कार्य नागरिकों के लिए करेगी, इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है कि राज्य सरकारें इन कार्यों से पीछे नहीं हट सकती हैं। जो हमारा कर्तव्य, सरकार का कर्तव्य है कि उसके नागरिकों के लिए उन्हें वो मूलभूत सुविधाएं, आवश्यकताएं पूर्ण करनी होगी अपनी आर्थिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए। यदि उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो वो उस पर बाध्यकारी भी नहीं होगा। इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में राज्य का वर्णन किया गया है। इसे दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम मौलिक अधिकारों में से पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 37 में कहा है अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना। अंतर्विष्ट तत्व का तात्पर्य है कि राज्य में कोई आर्थिक असमानताएँ हैं तो सरकार ऐसी कानून बनाएगी जिसमें आर्थिक रूप से समानताएँ समाज में स्थापित की जा सके। जो प्राकृतिक संसाधन हैं, भौतिक संसाधन हैं, उन्हें किसी एक व्यक्ति विशेष या व्यापारी विशेष को हैंड ओवर नहीं करेगी, उसे नहीं बेचेगी, बल्कि समाज के विकास को हित में ध्यान में रखते हुए उसका वितरण किया जाएगा। राज्य विशिष्टता या आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगी और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगी। ये इसमें कहा गया अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व बनाए गए, जैसे नंबर 1 के स्त्री हो या पुरुष हो समान वेतन देने का नियम सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। जितनी भी राज्य सरकार की सेवाएं हैं, नौकरियां हैं, उसके अंदर पुरुष हो या स्त्री हो, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार समान रूप से रोजगार प्राप्त करने का अधिकार उपलब्ध करवाया जाएगा, अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन और बालकों को स्वतंत्र और गरिमापूर्ण वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर की सुविधाएं राज्य सरकार के लिए उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 39 में कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता होगी। इसका तात्पर्य ये है कि राज्य में कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाएं। ऐसा न हो कि गरीबी के कारण वो वकील को हायर नहीं कर सके और उसके साथ अनावश्यक रूप से प्रताड़ना हो और उसे सज़ा सुना दी जाए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे सरकार के द्वारा निःशुल्क विधिवेत्ता या वकील उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। जब कोई क्राइम होता है तो फरियादी होता है जो एफआईआर दर्ज कराता है, उसे सरकार के द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जाता है। ये एक सरकार का कर्तव्य है जिसको इसके अंदर वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 कहता है राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएंगी और उन्हें संवैधानिक शक्तियाँ प्रदत्त करने की सशक्त बनाएगी। इसका तात्पर्य है कि अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन का वर्णन पहले से था, लेकिन 1993 में 73वां संवैधानिक संशोधन करने के बाद पंचायत समितियों को, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और ये अब अपेक्षा की गई कि राज्य सरकार ऐसे कानून बनाएगी कि समय पर पंचायतों का चुनाव हो, उनका निर्वाचन हो और सरकार पंचायतों को शक्तियाँ प्रदान करें जो कि अपने क्षेत्र के अंदर रहते हुए कानून बना सकें और उन्हें सख्ती से लागू कर सकें। तो पंचायतों को सशक्त करके ग्रामीण क्षेत्र के अंचल के लोगों को राजनीतिक सत्ता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। राजनीतिक रूप से उनका विकास करना इसका मेन उद्देश्य है। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होता है। इसमें कहा गया है कि
राज्य सरकार अपनी आर्थिक असामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने की और बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेंगे। कहने का तात्पर्य है, यदि राज्य में कुछ लोग विकलांग हैं, वृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके पास इनकम के रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उन्हें पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देगी। और यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उनके अच्छे इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। बच्चों को 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था भी आंगनबाड़ी के द्वारा राज्य सरकारें उपलब्ध करवाती हैं। ये भी इसमें अपेक्षा की गई है, नीति निर्देशित तत्वों में यह आता है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। कहना राज्य सरकार ऐसे कानून बनाएगी तो राज्य काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं को सुनिश्चित करेगा, मतलब उनके साथ किसी प्रकार मानसिक प्रताड़ना न हो, आर्थिक रूप से उनका शोषण न हो, ऐसे कानूनों को इम्प्लीमेंट करने का काम राज्य सरकारों का है। और प्रसूति सहायता के समय, प्रसूति के समय हर प्रत्येक महिलाओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का कर्तव्य में आता है। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी तय करना। कर्मकार का तात्पर्य है जो भी मजदूर वर्ग हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी के कानून बनाएगी। जैसे नरेगा है तो नरेगा के अंदर प्रत्येक मजदूर के लिए एक न्यूनतम प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी में न्यूनतम मजदूरी तय राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगत के द्वारा किसी अन्य रीति के द्वारा कृषि के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों का काम निर्वाह, मजदूरी, अच्छा जीवन स्तर और अवकाश तथा काम की दशाओं, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उन्हें समय पे अवकाश भी दिया जाए, अवकाश का भुगतान भी किया जाए और उनकी कार्य दशाएँ ऐसी हो जो उनकी मानसिक स्थिति को ऊंचा बढ़ाएं, उनके रहन सहन के, उनके आर्थिक विकास को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करें। अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। समान सिविलता जो CCA जो आ रहा है उसी से संबंधित है। ये संविधान में बहुत पहले से लिखा हुआ है और आपके गोवा के अंदर वर्षों पहले ही इसे लागू कर दिया गया है। तो CCA का तात्पर्य है समान नागरिक संहिता, मतलब देश के अंदर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, उस पर एक जैसे कानून संविधान के सब पे समान रूप से लागू होंगे। यहाँ पर धार्मिक कानूनों को शून्य घोषित किया जाता है और धार्मिक आधार पर कोई निर्णय नहीं होगा, सभी संविधान के अनुरूप ही सारे निर्णय किए जाएंगे। इसी को समान सिविल संहिता कहा गया है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का उपबंध, जिसके तहत आंगनबाड़ी का निर्माण आता है, प्री प्राइमरी एजुकेशन आती है, जो कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने से पहले बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो राज्य सरकार यहाँ उपलब्ध कराती है आंगनबाड़ी के द्वारा। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि करेगी। यदि ऐसा लगता है कहीं भी SC, ST और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए विशेष रूप से आर्थिक उपबंध करेगा, अर्थात उन्हें स्कॉलरशिप देगी, अलग रिजर्वेशन देगी, जिससे कि उनका वहाँ उस कोठे के अंदर एडमिशन हो सके, कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर, स्कूलों के अंदर। तो ऐसी व्यवस्था भी राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य सरकार का मुख्य कर्तव्य है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य में विकास हो। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन, अर्थात राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने का प्रयास करेगा। कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा उनकी नस्ल को सुधारने का प्रयास करेगा, जिससे कि पशुधन का विकास होके और वृद्धि कर सके, संवर्धन के लिए कार्य करेगा। अनुच्छेद 48 का एक बाद में संशोधन के द्वारा से जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा राज्य सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। आपके आसपास यदि कोई वन विभाग का क्षेत्र है तो उसे बचाना, जंगली जानवरों को बचाना राज्य सरकार के नित्य निश्चित तत्वों में आता है। अनुच्छेद 49 में कहा गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण करेगी। जितनी भी पुरानी इमारतें हैं या प्रतिमाएं हैं
उनका संरक्षण संवर्धन करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। उनकी सुरक्षा उपलब्ध कराना, चाहे ऐतिहासिक महल हो, ऐतिहासिक मंदिर हो, या ऐतिहासिक कोई भी मूर्ति हो या कोई किले हो, तो उनका संरक्षण करना राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कर्तव्य में आता है। अनुच्छेद 50, ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करने की बात। कहने का तात्पर्य है, एक होती कार्यपालिका, एक होती न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम यह है कि व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करना कार्यपालिका का काम, और यदि उसमें कोई कोताही बरती जाती है तो उसको दंडित करने का काम न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई तहसीलदार, नायब तहसीलदार या एसपी, पुलिस डिपार्टमेंट कोई अपने कार्य में कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकता है व्यक्ति, और न्यायालय को पृथक रखा गया है जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, राजनीति से उसको बिल्कुल अलग रखा गया है, जिससे वो सही डिसीजन ले सके और इन कानूनों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। तो ये मुख्य कार्य हैं कि राज्य सरकारें कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण के संपूर्ण और सुव्यवस्थित व्यवस्था को बनाएगी, जिससे कि स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका अपना काम कर सके। अंतिम है अनुच्छेद 51, इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि राज्य के द्वारा की जाएगी। इसमें राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखा जाए। जो दो राज्यों के बीच में समझौते होंगे वो न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्वक करवाए जाएंगे। किसी को प्रताड़ित करके, दबा करके, या किसी को किसी राजनीतिक दबाव में ला करके कोई समझौते नहीं करवाए जाएंगे। संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यता के प्रति आदर बढ़ाने का राज्य सरकार का काम होगा। कहने पर यदि अंतर्राष्ट्रीय समझौते यदि हो गए हैं तो उन संधियों का, समझौतों का सम्मान राज्य सरकार को करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थल द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। कोई भी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, विवादित हैं, तो आपसी प्रोत्साहन के द्वारा उन्हें समायोजित करके एक साथ बैठ करके निपटाने का प्रयास किया जाएगा। उसे अनावश्यक रूप से तूल देकर देश में अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास का अवसर किसी को भी नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि संविधान में जिस प्रकार से मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, इसी प्रकार से भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निश्चित तत्वों का भी स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, जिनको पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि सरकार का क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या ड्यूटीज़ है हमारे प्रति, हमें सरकार कौन कौन सी चीज़ें देने के लिए बाध्य हैं या उनके लिए बाध्यता है। हर संभव प्रयास करेंगी कि राज्य सरकार अपने नागरिकों को अच्छा शिक्षा, अच्छे रोज़गार, रहने का आवास, और असहाय लोगों के लिए आप छात्रवृत्ति भी कह सकते हैं, पेंशन कह सकते हैं, या अलग से सुविधाएं भी उपलब्ध करवा सकती है। SC/ST की माइनॉरिटी के लोगों के लिए शिक्षण व्यवस्थाओं में अलग से सुविधा दे सकती है, रिजर्वेशन दे सकती हैं। ये हमारे राज्य के नीति निश्चित तत्वों में स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो आज हमने पढ़ा राज्य के नीति निश्चित तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। आपको कैसा लगा? यदि आप सहमत हैं, उचित हैं, तो हमें प्रोत्साहन करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।